गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 लहासा की ओर, जो एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। यह पाठ का सार है। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग से लहासा जा रहा है। फरी कलिडपाड मार्ग में प्रारंभ होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी मार्ग से होता था। चीनी पलटन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती थी। अब फौजी मकान गिर गए हैं तथा किलों में किसानों ने अपने घर बना लिए हैं। ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता है। तिब्बत में यात्रियों को सुविधाएं भी हैं और कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ छुआछूत, पर्दा प्रथा, जातिगत भेद आदि कुछ भी नहीं है। यात्री घर के अंदर तक जाकर बहुओं अथवा सास को चाय पकाने के लिए कह सकते हैं। वह चाय बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में लाकर देंगे। जब वे उस किले से चलने लगे तो एक व्यक्ति ने इनसे राहदारी मांगी। इन्होंने 2 चिटें उसे दी और उस दिन वे थोडला के पहले के अंतिम गांव में पहुंचे थे। यहाँ भी लेखक के साथ चल रहे बौद्ध भिक्षु सुमिति की जान पहचान के लोग रहते थे, इसलिए उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। अब लेखक और उसके साथी बहुत मुश्किल डांडा थोडला पार करना था। तिब्बत में डांडे अत्यंत खतरनाक स्थान माने जाते हैं। 16-17 फीट की ऊंचाइयां होने के कारण उनकी दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता है। डाकुओं के लिए यह बहुत सुरक्षित जगह है। इन निर्जन स्थानों पर यदि किसी का खून भी कर दिया जाए तो कोई चिंता नहीं करता है। डाकू भी पहले आदमी को मार देते हैं और बाद में उसे माल लूटते हैं। लेखक उसका साथी ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर भिखमंगों की तरह उनसे दया कर के 1 पैसा दे दो कहकर भीख मांगने लगता है। वह पहाड़ की ऊंची चढ़ाई देखकर लेखक ने सुमति को लंकोर तक 2 घोड़े का प्रबंध करने के लिए कहा। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चलने लगा। डांडे से पहले उन्होंने एक स्थान पर चाय पी और दोपहर के समय डांडे पर ऊपर पहुंच गए। इनके दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ की से ढकी हजारों चोटियां थीं तथा दूसरी ओर हरियाली और बर्फ से रहित बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। चढ़ाई कुछ कठिन थी परंतु उतराई आसान थी, सरल थी। लेखक अपने घोड़े पर झूमता हुआ गलत रास्ते पर चला गया। रास्ते में किसी से पूछकर लौटकर सही रास्ते पर आया। जब वह देर से पहुंचा तो सुमति लेखक पर गुस्सा होने लगा। लेखक ने सारा दोष अपने सुस्त घोड़े पर दिया। सुमति शीघ्र ही शांत हो गया। लंकोर में इन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। यहाँ के यजमानों ने उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को दिया। प्रश्न पूछ सकता है थुक्पा क्या है? तो खाने का एक पदार्थ है। इसके बाद वे तींडरी के पहाड़ों से घिरे हुए टापू जैसे विशाल मैदान पहुंच गए। वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे तींडरी समाधि गिरी कहते हैं। प्रश्न पूछ सकता है
कि वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो तीनरी समाधि गिरी के। यहाँ के गांव में सुमति के अनेक यजमान थे। सुमति कपड़ों की पतली पतली चीरी हुई बत्तियों को गंडे यजमानों को बांटते थे। लेखक ने सुमति के आसपास वहाँ के गांव में जाने से मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उसे रुपए देने की बात कही। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन वे वहां से चल पड़े। सुमति के परिचित यजमान तीनरी में भी थे, परंतु वे शंकर विहार की ओर चलने लगे। वहाँ के भिक्षु नम से बहुत अच्छे भद्र पुरुष थे। वहाँ के मंदिर में कंजुर अर्थात बुद्ध वचन की हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ थीं। कितनी पोथियाँ? 103। कुंजर किसे कहते हैं? बुद्ध वचन। एक एक पोथी 15-15 शेर की से कम नहीं थी। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया और लेखक पोथियों पढ़ने लगा। अंत में भिक्षु नम से विदा लेकर अपना अपना सामान पीठ पर लादकर चल पड़े। स्टूडेंट, थैंक यू। आप इस वीडियो को देखें और कम से कम 2 बार इसे सुने। आपको यह पाठ का सार याद हो जाएगा।